everyone. If you can hear our voice, can you please give us a thumbs up because we don't know if you're very much audible or not. Good morning everyone. Are we audible? क्या आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बाकी मुझे लग रहा है हमारे साथी हमसे जुड़ रहे हैं। अभिषेक जैन, अटिंडा से मीनाक्षी चौधरी जी, गिरिराज व्यास, मोहम्मद अजीज, मुझे लग रहा है कि हमारे साथी जुड़ रहे हैं। और कुछ लोग मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं पार्टी की हमने शुरू किया बाद में बंद कर दिया, तो वो एक तकनीकी कारण था जिसके चलते हुए हमने बंद किया था। लेकिन दोस्तों अब आप वापस जुड़ सकते हैं। दोस्तों हम ये लाइव जो है ये इस समय जैसलमेर से कर रहे हैं। पश्चिमी भारत का यह सीमांत जिला है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है। कपिल हमसे जुड़े हैं। हेलो कपिल। कैसा लगता है कपिल कि इस समय जबकि जेंडर जो है वो हमारी मेनस्ट्रीम मीडिया से बाहर है, कोई इस पर बात नहीं कर रहा है, और आप जैसे कुछ लोग हैं जो हमारे इंतज़ार में हैं। आती मुझे लगता है कुछ दोस्त अगर और आ जाएं तो हम शुरू करें अपनी बातचीत। मुझे लग रहा है कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमें अब बात शुरू कर देनी चाहिए। क्या सोचती हैं? नमस्कार। इस समय जबकि 2023 के स्वागत के लिए पूरी दुनिया तैयार है और दुनिया इस बात पर भी तैयारी में है कि 2022 को हम विदा देते हैं। वक्त जो बीत जाता है और 31 दिसंबर के बहाने हम कोशिश करते हैं कि बैक्यूम मिरर से हम उस गुज़िश्ता साल को देख पाएँ, बीते साल को देख पाएँ और ये देखें कि ये साल जिसके भीतर से होते ही हम जिए, या जो साल हमारी ज़िंदगी के भीतर से गुजर गया, वो साल कैसा था। इतिहास को देखते रहने से कुछ नहीं होता, लेकिन इतिहास को देखने से हमें हमारे भविष्य को ठीक तरीके से देखने और समझने की सीख मिलती है। और शायद यही वो बात है कि हम इस विषय पर आज बात कर रहे हैं। साल का आखिर है, दुनिया में बहुत सारी खबरें हैं और ख़ासतौर से ये जिसे हम इस साल की शाम कहें तो पहले चले गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है इस साल जिसके लिए इस साल को याद रखा जाएगा। निश्चित रूप से ये याद रखने की जो टर्म है, जो मेमोरी है, ये भी अपने आप में इतनी सब्जेक्टिव है कि अगर आप फुटबॉल को पसंद करते हैं तो आपके लिए पेले का एक अलग मतलब होता है। आप नरेंद्र मोदी हैं तो आपकी माँ का जाना आपके लिए बड़ा दुख है। लेकिन हमने ये भी देखा कि ईरान में इस साल औरतों ने अपने बाल काट कर प्रतिरोध दर्ज कर रहा है। हमने ये भी देखा कि पश्चिमी राजस्थान की दलित महिला जो है वो पुरुषों के वर्चस्व वाले एक बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पोर्ट्स में अपना परचम लहरा के आती है। तो
बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इतनी सब्जेक्टिव होती है कि हम बहुत पास से चीज़ों को देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम इतनी अनदेखी कर देते हैं कि लगता है कि इन सब चीज़ों के बिना भी जिया जा सकता था या हम जीते रहे। तो बाकी 31 दिसंबर 2022 है, और क्या लगता है आपको कि इस साल को किस तरह से याद रखा जाए? क्योंकि जितने भी मेनस्ट्रीम मीडिया के पिछले 5-7 दिन से हम लोग जो अलग अलग आइटम देख रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि जेंडर को लेकर कोई संजीदगी कहीं दिखी मुझे। और कमोवेश सबने सिनेमा पे बात की, साहित्यकारों ने साहित्य के ऊपर बात की, अर्थशास्त्रियों ने अपने सेंसेक्स पर बात की, पॉलिटिशियंस ने अपने मेजर गेन लॉसेस पावर शिफ्ट पे बात की, तमाम क्षेत्रों पर बात हुई। लेकिन जिस पर बात नहीं हुई तो उस फुलवारी पे बात नहीं हुई जो हमारी दुनिया को सुंदर बनाती है। मुझे लगता है कि जेंडर एज एन एक्सक्लूसिव टॉपिक पे बात होना ज़रूरी नहीं है। जेंडर को जिन जिन लेंसेज से हमें देखना है वो लेंस कवर हुए, जी। पर उसमें जेंडर नहीं था। जैसे आपने मेंशन किया कि इकोनॉमिस्ट थे, तो इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमी हमारी वापस कैसे गिरिराज, आ रही है। ये 1 मिनट रोकूंगा पाती। गिरिराज, क्या आपको हमारी आवाज़ साफ आ रही है? पाती, आप कनेक्शन चेक करेंगे ज़रा। गिरिराज व्यास बता रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है ढंग से। कोई हमें बताएगा कि आवाज़ आ रही है या नहीं? मीनाक्षी जी आप बताएंगे? किरण मैम आप बताएंगे? आवाज़ को लेकर कोई कमेंट करेगा क्या? आवाज़ साफ आ रही है? गिरिराज आप बताएंगे? ठीक है, रवि कुमार बता रहे हैं कि आवाज़ सही आ रही है। हाँ बाकी I was saying that in 2022, it was not necessary that you talk about gender as an exclusive topic. You talk about gender from different lenses. Now, those lenses were covered. For example, you mentioned economists, or you mentioned financial advisors, or you mentioned literature artists, or you mentioned people from different fields. They all talked about their fields, but they missed gender. उसी फील्ड में हम अगर जेंडर के लेंस को रखते हैं तो जेंडर कवर हो जाता है। मतलब जेंडर को हमें कभी एक्सक्लूसिव करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसके ऊपर हम बात करें या एक सेशन रखें, बिकॉज व्हाट इज नेसेसरी इज कि वो इंटरसेक्शनल लेंस नहीं जाना चाहिए। यानी पाती, दो चीज़ें हम हमारी बातचीत में डाले हैं। तो मैं तो ये समझ रहा था कि जब हम मीडिया पे बात करते हैं तो मीडिया में दो शब्द आते हैं। वन इज़ द हेजेमनी and another is the participation or the space. Right. Hegemony, and as per your hegemony, you will get your space. So, in the entire discourse of the mainstream media, we find that gender was not having the proper discourse. It means gender was never considered a topic of the mainstream media, number one. And number two, you are saying very beautiful thing that we never thought that everything, finance, sports, cinema, society, development, environment, everything should be analyzed from the gender lens. Right. Yeah. Right. So what I'm trying to say is that gender has never been considered to be that important. Yeah. We have never kept it on a pedestal that we should talk about it. We have kept it to a pedestal where it has become a trend that we should mention it. Yes. Right. For example, when we talk about cinema, we saw that in 2022 we came across a lot of movies which were gender centric or which were covering issues that were revolving around gender. That's a good start. And it is because you have not set gender to be at a pedestal. Now the filmmakers have started understanding that you have to cover this lens as well. मतलब एंग्री यंग मैन का जमाना चला गया है और हमें एंग्री यंग वुमन भी नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो हमारे बीच में हमारे भीतर एग्जिस्ट करता है। हम उससे बस उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि हमें कभी लगा नहीं कि इतना ज़रूरी है जेंडर पे बात करना। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ, a lot of people when they introduce me in any platform or when they talk about me or my work, they always say कि पाती जेंडर इश्यूज पे काम करती है। और मैं उन्हें अक्सर ये करेक्ट करती हूँ कि
जेंडर अपने आप में एक इशू नहीं है। मैं जो लोग देख रहे हैं मैं उनको भी ये बोलना चाहूँगी कि नेवर पॉइंट जेंडर एज एन इशू। जेंडर इज समथिंग दैट यू कैरी। जेंडर इज समथिंग दैट इज योर identity, that is something so beautifully personal to you, and you just put so casually the term issue with it. जेंडर इज नॉट एन इशू। लाइक आप जैसे अपनी बॉडी को कैरी कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को कैरी कर रहे हैं, आप अपने कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं, वैसे आप अपने जेंडर को कैरी करते हैं। और जब आप ये टर्म यूज करते हैं जेंडर इशू, आप बेसिकली अपने आप को इशू के साथ में जोड़ रहे हैं, इशू बना रहे हैं उसे, जबकि वो है नहीं। इट इज समथिंग सो पर्सनल, इट इज समथिंग सो ब्यूटिफुल अबाउट इट, वॉट एवर जेंडर यू आर कैरिंग। सो इट हैज टू बी not be considered as an issue, but it is something that we carry. What we should do is we put the word discourse around it. It's a gender discourse. Yeah. Okay, or we're talking about gender discourse and not an issue. Pati, if you talk about the 22, it may be a year with great achievements and turbulences for you. You saw so many organizations, you worked with the sex workers, you worked with the transgenders, you worked for an organization that was working for the rehabilitation of the sex workers. You tried to bring the gender diversity in the corporate sector by giving the proper inclusion to the transgenders, gays, lesbians in certain corporate sectors. And now, after covering miles in a corporate, particularly corporates like JSW, now you are working with Earthling. So how you see that? How journey was for you in the year 22? Because we saw that so many blogs of yours got very warm welcome, and many media, many parallel organizations, magazines covered those blogs. So how you rate that? How for personally, Pati, how it was year 22? Well, I think year 2022 for me, just like most of the people, was filled with diverse experiences. And I had experiences both in good and bad way, I could say. Yeah. Good because I learned a lot. This year was fulfilled with a lot of learnings, meeting a lot of people, understanding a lot of people, coming from different backgrounds, coming from different spheres of life. So in that terms, I learned a lot. I would say bad because I feel that we are still lacking in a lot of way. Yeah. We are still struggling in lot of manners. We're still struggling to talk about a lot of things. I think किसी भी चीज़ में conversation होना, बात होना बहुत जरूरी है, और हम लोग वो भी struggle कर रहे हैं. We are not very much comfortable when we और talk जो about कुछ हम देखते हैं कि जो कुछ हो रहा है थोड़ा बहुत, वो भी कहीं ना कहीं एक ऊपरी तौर पे हो रहा है. मतलब जेंडर इंक्लूजन की बातें, ट्रांसजेंडर्स को हायर करने की बातें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी भी किसी फैशन के तले हो रही है. मतलब ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिटी की ग्रेटर डीपर अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है. यस यस एब्सोल्युटली. मतलब वो एक होता है ना कि हम एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, एंड देन वी विल बी रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली दैट इट वाज डन. Whereas deeper, if you go deeper, you will see that that was not actually implemented. What you pointed out, what you were trying to do did not actually reach to the people, or what corporates use the term stakeholders. Yeah. So it did not reach the stakeholders, but you tried to do it. So I think for me, year 2022, as you mentioned, I came across a lot of wonderful women that inspired me to work harder in the field that I am doing. I came across some people who belong to different sexualities and different genders, and they became my inspiration. And I was trying to work for them, making, or I would say, giving little addition so that their lives are better. I am no one to be that I can make their entire lives better. But I think I was just adding on so that they can live a comfortable, healthy life. But I think throughout this journey, I was able to learn a lot from them. Yeah. What we often do, that we don't count our privilege, we don't count that where we stand and where we lie, and we don't consider that how grateful we are when there are certain things, especially when it comes to your body, or it comes to your gender, or it comes to your
anything for that matter. We don't count our privilege, and I think I was able to understand my privilege better, and I was able to see life from their lens. जब आप Putting your leg in their shoes. shoes, exactly. जब आप उनके नज़रिए से ज़िंदगी को देखते हैं तो आपको लगता है कि हम बहुत बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में, एंड हमें लगता है कि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन तक पहुंच जानी चाहिए थी पर नहीं पहुंची और ना पहुंची. And I will not sit down here and put facts here. We are ending the year, so it should end on the happy note. So I will not put some very brutal and heart-shattering facts. But yes, the truth is that the things that are there on the papers, are there on the bigger levels, are there on the structures, are actually not reaching these people when it comes to grassroots. Yeah. And I think that's something that we need to talk about and work on. How was your year 2022? Like what I want to know from your I want to know your perspective as well. Actually, Pati, many times when somebody asks you this question, how was your year 22? It gives a sense of celebrity kind of thing. एक आम आदमी का साल कैसा होता है, मतलब साल की शुरुआत में नए कैलेंडर लाए थे, डायरियां लाए थे, नए रेजोल्यूशंस बनाए थे जो फुलफिल नहीं हुए, वजन कम करने के खुद से किए गए वादे थे, दोस्तों को लंबी लंबी चिट्ठियां लिखने की सोची थी, वो नहीं कर पाया मैं, मेरी किताबें जो थी वो प्रकाशक को देनी भर थी, वो मैं नहीं दे पाया, मुझे कुछ लाइव करने थे सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के रिलेशन के ऊपर, जो मेरा प्रिय विषय है, वो मैं नहीं कर पाया, कुछ अच्छे सिनेमा मुझे बैठ के वापस देखने थे, वो मैं नहीं देख पाया. तो मुझे ये लगता है कि कई बार होता है कि जो आपके पास होता है ना, वो तो आपकी मुट्ठी में है, लेकिन बहुत सारा ऐसा कुछ होता है जो आपके पास नहीं है. तो 31 दिसंबर का वक्त दिन ही ऐसा होता है कि आप न होने का रोना ज़्यादा रहते हैं. और रही बात ये कि जेंडर के उस पर्सपेक्टिव को देखने की, तो मुझे पहली बार जो मैंने सीखी, और पिछले लगभग 10 महीने तक मैं दक्षिण भारत में काम करता रहा, और वहाँ जिस तरह की स्त्रियों के साथ और जिस तरह के दूसरे जेंडर्स के साथ मैंने भी काम किया, चाहे वो सेक्स वर्कर्स हों, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हों, मुझे पहली बार लगता है पाती कि मैं खुद को एक भाषा का विद्यार्थी मानता हूँ, कि कविताएं लिखता हूँ, पत्रकारिता करता हूँ, बोलता हूँ, तो मुझे ही लगता रहा हमेशा कि भाषा जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल चीज़ है, कम्युनिकेशन के लिए एकमात्र पुल है ये. लेकिन मुझे कर्नाटक में काम करके ये लगा कि अगर आपके इरादे ठीक है और अगर आपके पास सचमुच किसी को सुनने और उसे कुछ देने का भाव अगर आपके पास है, तो किसी भाषा की ज़रूरत नहीं. मुझे याद है जब मैं कर्नाटक मैंने छोड़ा था, तो वे स्त्रियाँ जिनके साथ हमने काम किया, वे मुझसे मेरे फेयरवेल में लिपट कर रोई, और मुझे लगता है कि कुछ तो था जो भाषा के परे था. शायद वो मेरे डीड थे, मेरे कर्म थे, मेरी उनके प्रति रखी गई सदिच्छाएं, और वे मेरे प्रयास थे जो उन तक पहुंच रहे थे. तो भाषा जो है वो मुझे बहुत कमतर और एक ऐसी फिजूल की चीज़ लगी कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो सचमुच किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है. आप देखिए कि एक राजस्थान से मैं जाता हूँ, हिंदी भाषी प्रदेश से जाता हूँ, और कर्नाटक में जाके जब मैं काम करता हूँ, कम्युनिटी के बीच में काम करता हूँ, और मुझे पहली बार ये लगा कि भाषा जो है वो बहुत गैर ज़रूरी चीज़ है. तो एक कवि के लिए मुझे लगता है कि इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती कि वो एक पूरा साल इस रियलाइजेशन का साल हो कि जो भाषा है वो बहुत छोटा और अक्सर नाकाफी सा माध्यम है. मैं इस बात से बहुत अग्री करती हूँ जी. क्योंकि जब आप लोगों के साथ में इन पर्सन फेस टू फेस काम करते हैं, तो आप उनके जीवन को भाषा से बियॉन्ड समझ पाते हैं. बिल्कुल. उसके बियॉन्ड समझ पाते हैं, और आपको वो लेंसेस पता चलते हैं जो आपने कभी अपने लिए नहीं देखे. एज आई वाज सेइंग, प्रिविलेज,
अपने लिए कभी नहीं देखी, बट उनके थ्रू हमें उन लेंसेज के बारे में पता चलता है. तो आई थिंक लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर. A lot of people used to tell me also for a lot of things that you don't know this language, how can you do certain project, or how can you implement certain task or initiative. And of course that did influence me a lot, that how we will be able to do certain thing when we don't know the language. But I guess that got completely removed for me as well. Now Pati, directly and brutally come to the point. 2022 को आप अलग अलग जेंडर्स के लिहाज से कैसे देखती हैं कि 2022 को हिस्ट्री भी नहीं कहूँगा बल्कि जेंडर के फ्लो में इस 365 दिन के वक्फे को किस तरह से याद रखा जाएगा? और मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि किस तरह से इस साल के बीत जाने के बाद आने वाले कई सालों तक इस 2022 को जेंडर की दुनिया में किस तरीके से याद किया जाएगा, वो बताएं. मैं कुछ ऐसे बड़े मेजर, आई विल नॉट से इंसिडेंट्स, बट कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी जजमेंट्स की बात करूँगी. जजमेंट्स की बात करूँगी क्योंकि वो जब लॉ पिक्चर में आ जाता है, आई फील व्हेन लॉ कम्स इनटू द पिक्चर, it changes not only one generation or current generation, it is helpful for the forthcoming generations as well. So helps or sometimes also ruins things for them. But I guess that law plays a very integral role for the sustainability of any thematic or any sector or any field for that matter. So when I say that there are some good judgments that were passed, I think that play a very big role in terms to see that how year 2022 was for us. So if I start, एक टेस्ट होता है when there is any rape survivor. There is a test called two finger test. Right, two-finger test. And very, very beautifully Supreme Court said this, that two-finger test is something which is based on patriarchal mindset. It's completely based on patriarchal mindset, because you want to test a woman's virginity. Whereas what two-finger test does is that it re-victimizes and re-traumatizes that rape survivor who has been through it. And that test is something which is, we can only sit here and imagine how it would be, but that is something that Supreme Court quashed. It's now no more a part of how to test and medical treatment. So it's completely gone, which is something which is, I think, Supreme Court very nicely undercovered it and talked about it, that how a test can actually bring back some horrible memories for a survivor. So I think that was a very big highlight of 2022. And we can only imagine that how this test was being used on so many survivors for so many years, and it was not questioned or talked about it up until now. Moving on, a very nice concept was given by Supreme Court. Concept, or I would say it was highlighted by Supreme Court. That was that family is just not husband and wife. And it was, the day it came, I was so happy. मैं इतनी खुश थी कि जब हम फैमिली की बात करते हैं तो हम उस बाइनरी में देखते हैं हमेशा कि एक आदमी और औरत होगा, हस्बैंड और वाइफ होगा, और वही फैमिली है. तो उस बेसिक क्रक्स को जाके रिमूव कर देना कम्प्लीटली, और ये ऐलान कर देना कि अगर आप लिव इन में हैं, अगर आप डोमेस्टिक, अगर आप इट्स एन अनमैरिड relationship, or it's you are unmarried partnerships, or if you belong to LGBTQ community, you are a family. Still you can be a family. You don't have to be a heteronormative binary husband and wife following the marriage rules and then living in a family. So changing the definition of family is such a big thing. I know that family as a concept in Indian setup is coming from a heteronormative ideology. That there is something which is, so the word heteronormative is deriving from two words, heterosexual and normalizing something.
And when you talk about heteronormativity, it's just limiting someone or two people to binary, a guy and a woman. That's it. And सुप्रीम कोर्ट completely changed the definition of family. मतलब एक परिवार की आपने definition बदल दी वहाँ पे. तो आप सिर्फ ये सोच सकते हैं कि उन लोगों के लिए जो इस बाइनरी में फॉल नहीं करते या जो शादीशुदा नहीं है, उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी ये बड़ी राहत कि अब हम एक परिवार हैं. यानी बाकी आप देखिए कि जब किसी भी देश की जो विधायिका है जिसका काम कानून बनाना है वो और समाज के दूसरे हिस्से जब अपने समय को नहीं पकड़ पाते हैं तब जुडिशरी जो है वो इस तरह के प्रैग्मेटिक और रियलिस्टिक जजमेंट देती है. तो कहीं ना कहीं इस तरह के फैसले इंडियन जुडिशरी के बारे में हम कहेंगे कि वो इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि समाज, विधायिका, राजनीति, सोसाइटी कई कई चीज़ों को वर्षों तक न सुने या वर्षों बाद सुने, लेकिन न्यायपालिका जो है वो उन्हें सुनती है और समझती है. बिल्कुल जी. सुनती है और समझती है जी. और उस रियलिस्टिक एंगल पे आती है जहाँ पे सोसाइटी, जहाँ पे कॉमन पर्सन उससे रिलेट कर सके और जी. उसको उसी ढंग से नॉर्मली एक्सेप्ट करके उसमें मोल्ड हो जाए. जैसे कि लॉ के बारे में एक बहुत बड़ी ये परसेप्शन है कि कानून को समझने वाले और उसको फॉलो करने वाले सिर्फ समझदार और बड़े लोग हैं, आम आदमी का इससे क्या वास्ता है. पर जब ऐसे जजमेंट्स आते हैं तो फिर कॉमन पर्सन फील्स दैट ओके दिस इज समथिंग दैट is related to me and I can be a part of it and something to be not exclusive about it. Third thing that was done by Karnataka High Court was that they very nicely and very, I would say, brutally said this, that marital rape is a rape. Yeah. Marital rape is a rape. Is a rape. And it is something that a lot of people don't even agree yet. शादी हो जाना किसी आदमी को ये लाइसेंस नहीं देता है कि आप औरत के साथ कुछ भी कर सकते. ये मैं बहुत अपफ्रंट होके बोल रही हूँ एंड आई माइट गेट कॉल्ड आउट which is fine because I still stand with this thought that getting married doesn't give any sort of license or permission that you can do anything to the woman. So और इससे ही वो होगा कि जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर बराबरी की शुरुआत होगी, क्योंकि जब दूसरे पक्ष की हाँ या ना का मतलब होगा तभी तो बराबरी आएगी. अन्यथा तो हम ये मानते हैं कि पत्नी के पास में कोई अधिकार ही नहीं है सिवाय इसके कि वो बच्चे देती जाए और अपने कुल में वृद्धि करती रहे. मुझे यहाँ पे याद है मैंने से बच्चे देती जाए. I don't know, this might get very academic here, but in one of the readings or one of the books, Sigmund Freud said, Freud जिसको पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, फ्रॉइड जिनको समझा जाता है, जिनके ऊपर पूरे हम साइको एनालिसिस और बहुत बहुत गहरे रूप से उन्हें पढ़ते हैं when it comes to psychology. In one of the psychoanalysis theories, when we were studying, Sigmund Freud's very brutally talks about that, how women are considered to be as producing machine of kids. Yes. And so it just came in my mind and just makes us realize that sometimes the people you read and understand also needs to be questioned, and is something that we don't have to follow meaninglessly, that just because this is something the person we are reading about is we have to follow them blindly. So coming back to this judgment that was passed by Karnataka High Court, it was a case, and Karnataka High Court refused when the couple said that we want to withdraw the case of allegedly assault and sexual harassment. So High Court refused that we will not withdraw this case. This case has to go. This case will be against the man, and they gave the decision that marital rape is a rape, and it is not something that could be waived off or could be said that okay, अब आपकी शादी हो गई है तो आप कुछ भी कर सकते हो उनके साथ. Another thing that gave me immense happiness because I was already working in this field was recognition of sex work as a profession. Yeah. And I know उस दिन मेरा बहुत डिबेट हुआ था बहुत लोगों के साथ में जब ये जजमेंट आया था, एंड लॉट ऑफ पीपल सेड कि नहीं अब इसके दूसरे
तरीकों से इसको किया जाएगा एंड एक वो जो टबू है इस प्रोफेशन को लेकर, the moment it started, this profession has a long history. It is one of the oldest professions, and it has so many taboos, so many layers attached to it. And there were people telling me that no, you shouldn't be happy, and now it will be done in a very bad manner, and it should be stopped and everything. And I just asked one question to them: you are not in their shoes, and if someone is performing a certain profession, it is because they come from a certain need of that profession, Yes. right? And if you just discriminate them merely on the basis of profession, that shows how we are standing as a society. I mean, Supreme Court partially has accepted and decriminalized sex work, and they have talked about the dignity of a woman. ये बहुत अच्छी एक मैं कह सकती हूँ शुरुआत है इस प्रोफेशन को समझने की Yeah. और इस प्रोफेशन को करने वाले लोगों को समझने की। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत क्लियरली कहा कि कोई भी सेक्स वर्कर जो है वो इसलिए डिस्क्रिमिनेट नहीं की जाएगी किसी भी चीज़ को लेकर, वो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो, वो आपके कोई भी राइट्स हो, आपको किसी स्कीम से बेनिफिट मिल रहा है, कुछ भी हो, आपको सिर्फ इससे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा क्योंकि आप वो प्रोफेशन करते हैं, और ना ही आपको बच्चों को किया जाएगा। इट इज़ बीइंग क्लियरली सेड नाउ कि सेक्स वर्कर्स के जो बच्चे हैं आप उनको अपनी माँ से अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो सेक्स वर्कर हैं। एंड द सिमिलर मैसेज एंड सिमिलर kind of decision has been given to the police administration that you cannot sexually or violently harass them because they are doing this profession, because the profession is something that has been recognized and it is decriminalized. Yes. Now, and you cannot do anything wrong to them. By criminalizing the sex workers, we were giving them the two punishment. Right. For one sin, if that is at all. Because they are getting the punishment by the society. Right. And secondly, if we are criminalizing that profession, particularly like Cobra Act and all, right, then it is again you are giving the second punishment, right, and that too by a systematic judiciary and systematic legislation. Yes, like that's a structural violence. Yes. That's a structural violence where you are not recognizing a profession just because you have a certain taboos and just because you think it's not moral and ethical. ये जो शब्द है moral और ethical का, ये when I was working in this community, a lot of people came and said कि how can you work with such people, and this is completely immoral. These people are not dignified enough, and why are you working with them? And I said morality आपकी और मेरे लिए होती है क्योंकि हम उस privilege पे हैं morality को बनाने, समझने और कभी भी मन आके तोड़ने के लिए। मोरालिटी उनके लिए नहीं है who are doing this profession. For them it is their bread and butter. जो उनके पास जा रहे हैं वो लोग कौन है? वो लोग वही है ना जो एथिकल सोसाइटी से आते हैं, जो संस्कार की बात करते हैं. Of course, I mean even the major clientele, the major clientele. Let's not go there. The major clientele for this profession, is that who works at a very bigger level. Yes. And they are the ones who every day highlight and break the morality and ethical values, if I may say. Yes, so this was another big judgment and decision. It was there. And the one more which got a very big uproar when it happened in US, where the abortion was banned. Yeah. But at the same time, we saw that in India, the abortion for unmarried women was legalized. Earlier, the abortion was only available for the women who were, who were having any sort of physical disabilities, or who were having any sort of mental illness. So now the provision was open that those who are single and those who are unmarried can also go for abortion, because it is again right to life, dignity, and right to privacy under Article 21. Yes. So this law actually, what I think this decision actually what they did is give an international symbol that no matter how financially, societally, economically progressive you get, when it comes to law or when it comes to lives of the people, you have to get realistic. So when we talk about United States, and in this sense, India is far ahead than America. Far ahead. That's what I'm saying. That's what I'm saying. That when it comes to nations like America, where people talk about its huge magnanimous personality as a country, then
and we are always being compared in a bad limelight when it comes to America. But yes, we are always being compared in a bad limelight. Yeah. But then comes the laws that, and it shows that we were and we are still way ahead of the times and way ahead of the countries that are claiming to be progressive. Yeah. So I think that So that these really were the made a judgments. brand. Yeah. What else? A very nice news I came across, Yeah. which was recently I came across, was that you mentioned Iranian women in the Yeah. beginning of the live, and Times have given the title Iranian women as heroes of year 2022, and that really is something that is true. Heroes, not heroine. Heroes. Yes. So again, like the term heroine, again, it's debatable. As I said, language is very much debatable, very much debatable. So we'll not. We don't have any gender neutral language even. No. That bias is there with the languages also. We will have a separate live maybe for that, and because a lot of people who are Yeah. watching and who follow your work or Yeah. some of my work, most of them belong to the fraternity of literature and language. Yeah. So that will be a debatable live, so we can do that sometime else. Yeah. But I think that Times coming forward and putting a title Iranian women as the heroes of 2022, I think that is something which is which is phenomenal, Yes. And these women have been fighting for their rights and their rights to live in dignity. And protesting throughout the year. Yeah. We came across news for their hijab, and we came across their news for several protests. Mm-hmm. And Times come ahead and says that no leaders, no financial advisors, no economists, no entrepreneurs are the heroes. These are the heroes of year 2022. So I think that was something which was really phenomenal to me. And another I think news that I came across was BCCI coming forward for equal pay of women cricket team. Uh, we are struggling. Corporates are not doing it for equal pay of men and women in the office, and here it is that sports taking the lead. And I think it's a big message to the leading organizations, MNCs, working all the job sector organizations and corporates, that it's high time you understand it, because sports has the entire sports fraternity has learned a lot from this one decision of BCCI, and it has given hopes to so many budding women cricketers, that it just highlights that where we are and how forward we need to go as of now, Yes. even as well. So I So think again, yes. the maid editor of the time, again the main Chief Justice Chandrachud, Justice Chandrachud. again the main chairperson of the BCCI, Yeah. Jai Shah. Yeah, Huh? yeah. So Absolutely, again, absolutely. yeah. We need to understand. I mean, I always say that we can never keep aside the contribution of men as well. Yeah. I have seen men coming forward, be it the Iran protests where men have come forward and being an ally, or be it the decisions that were given by so many judges or BCCI or anyone. It has been like men has really, and I think that was happened also in 2022. We saw a lot of men coming forward and bringing the conversations. Yeah. Starting the conversation, I think, is the biggest thing when it comes to topics like gender, because there is no conversation around it. People fear, or people have this apprehension to talk about it. Yes. And I saw that in entire year, so many people came forward to talk, मतलब जेंडर के ऊपर बात करने के लिए इतने लोग आगे आए हैं 2022 में, and lot of men came forward. So the entire, they are breaking a lot of hegemonic taboos that are Yeah. attached to talking about gender. So I think definitely, and we also got India's first ever women tribal president. Yeah. So breaking two stereotypes. One, the stereotype that of course a woman coming from a tribal background. So the kind of stereotypes that we carry, I think Draupadi Murmu broke it Yeah. beautifully and is leading the nation in a beautiful format. So I think these were the highlights. And that too,
with and without the debate on the dictionary, राष्ट्रपति. हाँ? Yes. लेकिन पाती यहाँ पर हमारे दोस्त हैं पराग मांदले, हम्म। वो कह रहे हैं यह बात अगर हिंदी में होती तो उन लोगों तक पहुँच पाती, जिन तक ये बातें पहुँचनी ज़रूरी है. बिल्कुल पराग भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग हिंदी में बात करें, लेकिन पराग भाई सवाल भाषा का नहीं है. सवाल ये कि जो अंग्रेजीदार लोग हैं ना, वहाँ पर भी उतना ही बात है. जेंडर के लिए स्पेस वहाँ पर भी उतना ही कम है. खैर, हाँ बाकी तो आप बता रही थी 2022 को जेंडर के लिहाज से और किन किन चीज़ों पे याद रखेगा, कुछ और चीज़ें आप बताना चाहेंगे? फिर हम इसके दूसरे हिस्से पे बात करेंगे कि 2022 जेंडर की दुनिया को आने वाले सालों में किस तरह से मुतासिर करेगा, किस तरह से चीज़ें बदलेंगी, नहीं बदलेंगी, स्ट्रगल जो है वो थोड़ा स्मूथ हुआ है या नहीं हुआ है, उस पर बात करेंगे. मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैं मेंशन कर रही थी कि इसके ऊपर बात होनी शुरू हुई है 2022 में, और बात बहुत लेंसेज से हुई है. बहुत लोग आगे आए हैं, उन्होंने कास्ट के लेंस से बात की है, जेंडर पे, जाति को लेकर बात की है, उन्होंने फाइनेंस को लेकर बात की है. तो हम देखते हैं कि नायका की CEO इंडिया की सबसे बड़ी सेल्फ मेड रिच वुमन बनती हैं. लेकिन एट द सेम टाइम ये देखना हमें ज़रूरी है कि ये जो एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, ये कितने औरतों को निचले स्तर तक पहुंच रहा है. तो ये हमें आगे की तरफ देखना है. जो टाइटल नायका की CEO को मिला, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा टाइटल है इंडिया के लिए भी, और एंटायर जेंडर, राइट, फॉर द एंटायर जेंडर और रेस ऑफ वुमेन. लेकिन ये कितने लेवल तक हम नीचे तक पहुंचा पाते हैं, डीप रूट तक जा पाता है एंटरप्रेन्योरशिप का एंगल, उन औरतों के लिए जो जो घरेलू तौर पे डोमेस्टिक लेवल्स का लाइवलीहुड, यानी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बन जाने से, सोनिया गांधी के कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाने या से, निर्मला सीतारमण के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाने से, या द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बन जाने से औरतों का भला नहीं. कहीं ना कहीं कुछ है जो इससे परे है. और हम खासतौर से पराग भाई हिंदी भाषी क्षेत्रों में हम इस तरह के प्रतीकों को लेकर बैठ जाते हैं और हम ये करते हैं कि भाई द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति बन गई हैं, तो अब आदिवासी और उसमें भी महिलाएं जो हैं उनका पार्टिसिपेशन हो गया है, जबकि स्थितियां नहीं बदलती हैं. तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ईमानदारी के साथ में ये सोचना पड़ेगा कि इंदिरा नूरी के आने के बाद में भी कॉरपोरेट के अंदर अगर हम ये देखें कि फीमेल पार्टिसिपेशन वो बढ़ गया होगा, नहीं बढ़ा होगा. आप ये देखिए कि बहुत सारी कॉरपोरेट्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि आज भी हिंदुस्तान में जो प्रोडक्शन सेक्टर है, चाहे वो स्टील का हो, चाहे इंफ्रा का हो, चाहे एनर्जी का हो, चाहे सीमेंट का हो, चाहे IT का हो, आज भी आपको इकाई के अंदर CEOs मिलेगी, दाही भी नहीं है, यानी 9% से कम है. जबकि उनकी वर्कफोर्स की अगर आप बात करेंगे तो वो ज़्यादा है. तो कहीं ना कहीं, और अगर किसी भी आप कॉरपोरेट में जाकर अगर पूछेंगे कि आपके फीमेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं तो उनको शर्म आ जाएगी. ये तो केवल फीमेल्स की बात है. लेकिन अगर उनसे ये सवाल पूछा जाए पाती कि आपके यहाँ ट्रांसजेंडर्स कितने हैं, या आइडेंटिटी के साथ में आपने कितने गे या लेस्बियन को रिक्रूट किया है, तो मुझे लगता है उनका जवाब जो है वो हकलाने की स्थिति में ले जाएगा. बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा. ईयर 2022 में हमने ये भी देखा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आगे आए, जैसे टाटा ने काफ़ी ट्रांसजेंडर्स हायर किए थे, रिक्रूट किए थे, तो दैट बिकेम अ वेरी बिग हाईलाइट और काफ़ी लोगों के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन बनी, बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. बट एक हिचकिचाहट मुझे लगता है कि अभी भी है ऑर्गेनाइजेशंस में कि हम डिफरेंट जेंडर्स को कैसे इंक्लूड करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एंड हाउ डू वी मेक इट मोर डाइवर्स एंड इंक्लूसिव. तो ये स्ट्रगल को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. ये जो हेजिटेशन है टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्सुअलिटी एंड जेंडर इन योर वर्कफोर्स, इसके ऊपर मुझे लगता है कि 2023 में हमें बात करनी चाहिए, इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए बड़े स्तर पे, और सिर्फ एक न्यूज़ नहीं आ जाना चाहिए अगले दिन पेपर में कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इतने ट्रांसजेंडर्स को हायर किया, या सरकार ने इस लॉ या इस पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए इन लोगों को इंक्लूड भी किया. यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ आपको ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत ईमानदारी से यह भी सोचिए कि आपके और हमारे कितने ट्रांसजेंडर्स दोस्त हैं. क्या आपके पास कोई ट्रांसजेंडर है जो आपका दोस्त है? क्या आप किसी गे को उसकी आइडेंटिटी, उसकी चॉइस के साथ में अपना दोस्त बना पाए हैं? क्या आप किसी लेस्बियन के दोस्त होने का दावा करती हैं अभी भी? हाँ या ना? बताने की ज़रूरत नहीं है, इनबॉक्स में भी नहीं बताना है मुझे, न यहाँ कमेंट करना है. लेकिन चीज़ों में बदलाव की शुरुआत जो है वो तभी होगी
जब हम इसकी शुरुआत खुद से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जी। मतलब हम खुद कितने सेंसिटिव हैं जी। किसी भी चीज़ को लेके। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आज हम सिर्फ जेंडर की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट जेंडर्स को लेकर हम्म। हम कितने सेंसिटिव हैं दूसरे इंसान के बैकग्राउंड और उसके कैरेक्टर या उसकी पर्सनलाइजेशन को लेकर, और कितना उसकी ओपन है, इंडिविजुअलिटी के लिए कितना स्पेस कितना हमारे स्पेस में है, कितने कितने ओपन है हम उसके एक्सेप्टेंस के बिल्कुल। लिए। मुझे लगता है कि हम आधी चीज़ें एक्सेप्टेंस और कॉन्वर्जेशन के ऊपर ही शुरू होती है। बिल्कुल। when you start accepting certain things and when you बिल्कुल। start talking about certain things, you have won the half of the battle of हम्म। living in a sustainable society that we envision. हम्म। तो मुझे लगता है कि 2023 में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जहाँ हम बात करें, जहाँ हम एक जेंडर को लेंस वो कंटिन्यूसली चालू रखें अपने दिमाग में, और हर उस लेंस को, हर उस सेक्टर को अपने अपने जेंडर लेंस से देखें, समझें, उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर डिबेट करें। बिल्कुल विवाद होना चाहिए जी। उसके ऊपर बात होनी चाहिए, उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए, और उसको वो हाईलाइट और स्पेस मिलना चाहिए। जेंडर के एज अ सब्जेक्ट को उतना ही स्पेस मिलना चाहिए जितना वो डिजर्व करते हैं। तो बाकी आपको क्या लगता है कि जो 2022 का जो साल था, जो जुडिशरी के हवाले से हमने बात की कि जजमेंट्स बहुत प्रेगमेटिक जजमेंट्स आए, खेल के मैदान से हमने बात की, हमने ईरान की बात की जहां हिजाब के विरुद्ध प्रदर्शन यहाँ तक पहुँचता है कि एक स्त्री जो है वो अपने सौंदर्य का एक बहुत बड़ा प्रतीक जो है वो अपने हाथ से काट देती है। वो कहीं न कहीं इस चीज़ को, इस पूरी पैट्रियार्की को, इस पूरे मैनहुड को डिस्कार्ड करती है कि आप हमारी ज़ुल्फ़ों को सहलाओ, ये ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए हमारी फ्रीडम जो है वो ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि 2022 की ये घटना है, और ख़ासतौर से एक और चीज़ मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान अब रेनबो के बारे में जानने लगा है, इंद्रधनुष के सारे रंगों के बारे में सुनने लगा है कि एक प्राइड मंथ भी होता है, और आप जैसे एक्टिविस्ट जो है प्राइड परेड भी करते हैं, दिल्ली में है। तो आपको क्या लगता है कि इनके इम्पैक्ट आप आने वाले साल में 2023 में किस तरह से देखती हैं कि कुछ चीज़ें बढ़ेगी, या फिर हम जेंडर को उसी तरह से याद करेंगे कि उन्हीं के भीतर के प्रतीकों को हम चुन लेंगे? मतलब हम इस बात पे खुश हो जाते हैं कि हमने एक लक्ष्मी त्रिपाठी दे दी है इस देश को। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि क्या हम हमारे घर में कोई ड्राइवर रख सकते हैं ट्रांसजेंडर, या हमने ये कोशिश की कि हम किसी ट्रांसजेंडर को 30,000 रुपये देके और एक चाय की ठड़ी खुलवा सकते हैं क्या उससे? क्या हमने ये कोशिश की कि हमारे ऑफिस स्पेस में आके कोई ट्रांसजेंडर जो है वो हमारे साथ बैठकर काम करे, किसी दोस्त की तरह हमारे घर चल ले, हमारी पत्नी से मिले, बच्चों से मिले, माँ से मिले, साथ में खाना खाए? तो आपको क्या लगता है कि 2023 जो है वो किस तरह से 2022 की इन सफलताओं, असफलताओं, निराशाओं, हताशाओं और विजय के उल्लास, सारी चीज़ों से भरा हुआ साल था जेंडर के लिहाज से? तो 2023 में इन सब चीज़ों के क्या असर होंगे या हो सकते हैं? ऑफ कोर्स मैं होपफुल हूँ। 31 दिसंबर की शाम जितनी हमें ये याद दिलाती है कि हमने क्या क्या नहीं किया, हमें ये भी याद दिलाता है कि हमने क्या क्या कर लिया, और हम एक होप, एक आशा, एक उम्मीद बांधते हैं कि अब हम ये करेंगे अगले साल। तो वही वही उम्मीद लेके मैं ये कह सकती हूँ कि हम शायद इसके ऊपर ज़्यादा बात कर पाएंगे, शायद हम ज़्यादा इंक्लूसिव हो पाएंगे, ज़्यादा लोगों को स्पेस दे पाएंगे। और 1 जनवरी से जिम जाने के सिवा हम एक ये रेजोल्यूशन अपने पास ये रखेंगे शायद, जो इम्प्लीमेंटेबल है और जो रिलेटेबल भी है। जिम शायद आप मेंबरशिप साल भर की लेने और जाएं, कभी भी नहीं लेकिन ये जो रेजोल्यूशन है ये शायद आप अपनी अपनी जीवन में लागू कर सकते हैं कि हम हर चीज़ को, हमारे हर एक एक्टिविटी को, हमारी हर एक बातचीत को, या जो हम काम कर रहे हैं उसको एक थोड़े से अलग नज़रिए से देखें, और उसमें जेंडर को हम ज़रूर शामिल करें। अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं तो आप वहाँ के लोगों की बातचीत को सुने, या बातचीत में अगर शामिल होते हैं तो आप उसमें ऑब्जर्व करें कि जेंडर कहाँ है यहाँ पे। या अगर आप अपने घर पे कुछ काम कर रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए बस एक जेंडर का लेंस रखें कि आज कितनी ऐसी खबरें आई हैं जहाँ पे जेंडर को कवर किया गया है। या अगर एडिटोरियल पढ़ रहे हैं आप, तो एडिटोरियल में आप देखें कि सो एंड सो राइटर जो है इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें जेंडर कहाँ है?
जेंडर के लेंस से अगर जैसे अब आप देखिएगा जनवरी शुरू होगा तो अलग अलग पॉलिसीज़ को लेकर, अलग अलग जजमेंट्स को लेकर या अलग अलग इनिशिएटिव्स को लेकर, प्रोजेक्ट्स को लेकर खूब एडिटोरियल्स आएंगे। और उसमें ज़रूरी ये है कि आपने अपने उस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या जेंडर को कवर किया। ये मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे दूँ आपको, न्यूज़पेपर जो हम सब अमूमन पढ़ते ही हैं, तो ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है। तो न्यूज़पेपर से लेकर और आपके ऑफिस तक या आपके घर की बातचीत तक, या अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो वहाँ तक आप जेंडर को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये सबसे छोटा रेजोल्यूशन है लेने के लिए 2023 के लिए कि आप जेंडर को शामिल करें। तो मुझे लगता है कि 2023 में जेंडर के ऊपर और बातें होंगी। जो जजमेंट्स 22 में निकले हैं वो और हेल्पफुल होंगे और शायद उसमें और बेहतर अमेंडमेंट भी आए, क्योंकि अभी जो जजमेंट्स आए हैं उनमें हमें कुछ फ्लॉज मिल सकते हैं इधर उधर। जजमेंट कच्चे घड़े की तरह है, वो हमेशा बनता है, हमेशा टूटता है, हमेशा बनता है, हमेशा टूटता है। तो जितना ही अच्छा वो फ्रेम होगा उतना ही वो हेल्पफुल होगा। सिमिलरली हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, हमारा जो पॉलिसीज़ हैं, उनमें भी टाइम टू टाइम मुझे लगता है कि बदलाव आएगा। बदलाव आएगा, जेंडर के नज़रिए से बदलाव आएगा। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमएनसीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, संस्थाएं हैं, वो अब धीरे धीरे करके इसे समझ रही हैं। क्योंकि जेंडर जो सब्जेक्ट है, मैंने बोला कि इसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, पर अब वो फिर चाहे भले ट्रेंड की वजह से हो, वोकनेस एक नया शब्द है उसकी वजह से हो, या फैशन की वजह से होगी, जेंडर को सब सुनने पढ़ने लगे हैं, भले ही वो उसकी वजह से, पर अगर उसके ऊपर कॉन्वर्जेशन हो रही है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसको लाना चाहते हैं अपने, भले वो मार्च में फिर वो रिपोर्ट में दिखाएंगे कि हमने जेंडर इंक्लूसिव हैं हम लोग, even though it is only for that report to just show that how gender inclusive you are still talking about it. So I think इसके ऊपर ज़्यादा बातें होंगी, ज़्यादा चेंजेस होंगे, ज़्यादा डिसीजंस लिए जाएंगे, और डिसीजन मेकिंग की कमान आप उस कम्युनिटी को दोगे जिसके लिए आप ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बाकी लगता है कि आने वाले साल में कुछ गरिमा ग्रह सचमुच बन जाएंगे, सचमुच बन जाएंगे, और सचमुच उन्हें टाइम से फंड मिल जाएगा ताकि वो सरवाइव कर सके। कुछ गरिमा ग्रह, अगर आप लोगों को गरिमा ग्रह नहीं पता है तो मैं इस लाइव में बताऊंगी नहीं, मैं चाहूँगी कि आप जाके उसके बारे में पढ़ें। अगेन अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो जेंडर लेंस डालें, तो मैंने आपको एक जेंडर लेंस दे दिया है कि आप इसके बारे में पढ़ें, और फिर मे भी मुझे इनबॉक्स करें या देखें हमें कि आपने गरिमा ग्रह के बारे में पढ़ा और आप क्या सोचते हैं। गरिमा ग्रह आप गूगल में जाके टाइप करें, आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और उससे आपको दोस्तों ये भी पता चलेगा कि सरकार की घोषणाएं एक ही देश में जब एग्जीक्यूशन के लेवल पर उतरना चाहती है तो कितनी जो है वो दूरियां रह जाती है, यानी एग्जीक्यूशन जो है वो हो नहीं पाता है। तो दोस्तों एक छोटी सी बात हमने करने की कोशिश की जेंडर के लेंस से, कि आज भी एक समाज के तौर पर हम एक ऐसे समाज हैं जहाँ पर स्त्रियाँ गाली के रूप में आएगी, जहाँ पर ट्रांसजेंडर हम किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक अक्षमता से जोड़ने वाली गाली से जोड़कर ही उसे कोट करेंगे, जहाँ आज भी किसी गे या किसी लेस्बियन के लिए कोई जगह नहीं है। एक ऐसा समाज जो हजारों साल से अपनी जिस इंडिविजुअलिटी के साथ जीने की कोशिश करता रहा है और उसे नकारता भी रहा है, आज कदमताल करता है। जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे लोग बीच बीच में आते रहते हैं जो ये बताते हैं कि नहीं, हम उन लोगों के साथ भी हैं जिन लोगों के हाथ तक सरकार का हाथ नहीं पहुंचा है। हम उन लोगों के साथ भी हैं जो लोग अपनी ज़िंदगी के अंधेरे में किसी रोशनी की उम्मीद तक खो बैठे हैं। इसके बावजूद भी जेंडर यानी हिंदी में लिंग का विमर्श, लैंगिक परामर्श एक बहुत गहरा विमर्श हमसे चाहता है, और सिर्फ इतना भर कर देने से कि हम इसके बारे में बात करें, इसके बारे में थोड़ा स्पेस देना सीखें, और जब कभी हम बात करें तो थोड़े से अपने शब्दों के प्रति सचेत होकर बात करें कि क्या तमाम गालियों को केवल स्त्रियों के लिए बनाया जाना चाहिए था, या उसमें पुरुष भी कहीं हो सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाला साल 2023 जो है वो जेंडर के लिहाज से, क्योंकि हम बहुत सारे अधिकारों की बात करते हैं, हम
पर्यावरण की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, उनके इंडेक्सेस की बात करते हैं, जबकि हमारे अपने समाज के पास में कोई ढंग का जेंडर इंडेक्स नहीं है। किसी भी भारतीय कॉरपोरेट के पास में आमतौर पे कोई जेंडर इंडेक्स नहीं है। बड़े बड़े फाउंडेशन चलाने वाली कंपनियां इस बात से आज भी डरती हैं कि कोई जेंडर इंडेक्स के लेंस से उनके प्रोग्राम को, उनके कार्यक्रमों को, उनके प्रोजेक्ट को एनालाइज कर बैठेगा। तो इतनी सारी जो डेस्परिटीज़ जो हैं, जितनी सारी जो असमानताएं, इतनी सारी संदिग्धताओं के बीच में उम्मीद करेंगे कि 2023 का कल का जो सूरज होगा, पहला सूरज जो होगा, वो इस दिशा में भी कोई रोशनी लेके आएगा। बाकी आप कुछ कहेंगे और इसे समाप्त भी करिए हमारी बातचीत को। हमारे काफ़ी लोग जो हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसे अब समाप्त करें अपने तरीके से। मैं सिर्फ एक लाइन कहूँगी कि भारत में हमारे अंदर अभी भी एक कॉलोनियल लेंस है। जी। और जब हमें कोई ऐसा देश या कोई एक ऐसी संस्थान जो हमें लगता है कि हमसे बहुत आगे है, वो चाहे कलर की वजह से हो या रेस की वजह से हो, जब वो हमें कोई रिकग्निशन दे देती तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती। और इस संदर्भ में मैं यूएन को लाना चाहूँगी। यूएन संयुक्त राष्ट्र जो है वो एनीवेज तमाम देशों के लिए, तमाम कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और हर साल यूएन अपनी जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है। और इस साल हम लोग और पीछे हो गए हैं। 2022 में हम 2021 की तुलना में पीछे हो गए थे। हम लोग शायद 145 या 146 नंबर पे हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों से भी पीछे हैं हम लोग। तो मैं सिर्फ एक लाइन में कहूँगी कि अगर हम थोड़े और सेंसिटिव हो सकें इसके ऊपर, अगर हम इसके ऊपर बात करना शुरू कर सकें, अगर हम उन चीज़ों को क्वेश्चन करना कर सकें जिनको इतने सालों से नहीं किया गया है, तो अगर वो जेंडर गैप, जेंडर इंडेक्स का रिपोर्ट अगर हम 145 की बजाय अगर हम 144, 143 या 142 तक भी आते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग। तो मुझे लगता है कि मैं बस एक लाइन में ये समअप करूँगी कि क्योंकि हमारा कॉलोनियल माइंडसेट रहा है और क्योंकि हम प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक एक जो होता है ना, हम टारगेट्स देते हैं किसी को, तो एक ये टारगेट अगर हम रख सकें जहाँ पे हम हमारी रैंकिंग्स को आगे बढ़ाएं, और वो रैंकिंग हमारे लिए सिर्फ एक सिंबल है। हमारा जो जो एक एम्बिशन होना चाहिए वो ये है कि हम इसके ऊपर काम करें, हम इसके ऊपर बात करें, हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करें। तो वंस दैट इज डन, तो हम उस रैंकिंग पे भी पहुंच सकते हैं। तो ये एक रैंकिंग सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ रैंकिंग के लिए काम करें। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। बट यस, आई थिंक कि मुझ जैसे यंग बच्चों को जो इसके ऊपर काम करते हैं उनको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इसके ऊपर बात करते हैं, लड़ लेते हैं और सीखने के लिए हमेशा इतने आतुर रहते हैं कि शाम को ऑफिस के आने के बाद भी 1 घंटा बैठ के इसके ऊपर चर्चा नहीं करें तो मज़ा नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की ज़रूरत बहुत है जो हमें अपने इन चीज़ों के लिए, इन कॉन्वर्जेशंस के लिए सपोर्ट करें। तो that's what I look forward to in the coming year. ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नया साल हम सब के लिए बहुत शुभ हो, ये शुभकामनाएं, और आप हमसे जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।